हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैं लास्ट टाइम वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाई थी, तो उसी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चंस बचा हुआ है जिसको मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ तक मैं आप सभी को सॉल्व करवा चुकी थी। इसके आगे अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। आप सभी डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र दिया हुआ है। यदि कोण ए ओ बी, ठीक है, कौन सा कोण, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। यदि कोण ए ओ बी का मान है 80 डिग्री, तो हमें बताना है कि कोण ए सी बी का मान क्या होगा। मीन्स यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमें इस डायग्राम से बताना है। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वृत्त से रिलेटेड अगर आप सभी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ही फेमस थ्योरम है। अगर आप सभी को थ्योरम पता है तो ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड्स का भी नहीं है। थ्योरम क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए आप सभी अगर डायग्राम देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चल रहा है कि ये चाप है, ठीक है। इसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर भी कोण बन रहा है और इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर भी कोण बन रहा है। तो इसका थ्योरम है। थ्योरम क्या कहता है मैं आप सभी को बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का वो दुगुना होता है। मीन्स वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना है, ठीक है, अगर एक चाप ले लेते हैं, उस चाप से अगर वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बना है तो ये जो कोण है वो इस कोण का मीन्स शेष परिधि पर कहीं भी बने कोण का ये दुगुना होता है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर x कोण बन रहा है, इसकी वैल्यू अगर x है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x की वैल्यू दी हुई है हमें, 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 40 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है 2.5 तथा 0.175 का लघुत्तम समाप्त व्यर्थ क्या होगा। मीन्स एलसीएम आपको निकालना है और ये पॉइंट वाला दिया हुआ है, दशमलव वाला। तो कई बच्चे जो है वो दशमलव वाला देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी होता है ये। जैसा आप सभी निकालते हैं आपको वैसा ही निकालना है इसको भी, और कुछ भी नहीं करना है। देखिए जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, क्या दिखाई दे रहा है, ये संख्या है। अगर मैं दशमलव को हटा दूँ तो ये 25 है, ये 5 है, ठीक है, ये 175 है। तो हमें क्या करना है, हमें दशमलव को छोड़ देना है और जो संख्याएं दी हुई है सिर्फ उसको लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए ले लेते हैं 25,5,175, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही एलसीएम निकालने का तरीका। तो 5 से जाएगा ये डायरेक्टली, तो 5 × 25, 5 × 5, फिर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 × 15 होगा, ठीक है। फिर 2 बच जाएगा तो 5 × 25, तो ये आ गया 35। अब देखिए ये फिर से 5 से जाएगा तो 5 × 5, 5 × 5, 5 × 7 35। तो इस प्रकार आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 1 7, ठीक है। तो इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, या तो आप सभी 7 से इस प्रकार भी कर सकते हो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे इनका हम इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो अब आगे इंटू करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 × 5 × 7, तो 5 × 25 और 25 × 7 175, कितना, 175। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप सभी सोचेंगे कि ये जो दशमलव है उनका अब हम क्या करेंगे। तो ये वैसे तो अगर आप सभी ऑप्शन देखेंगे तो अगर आपको ये पता भी नहीं है कि क्या होता है दशमलव में, किस प्रकार से लगाते हैं, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें 175 दिखाई दे रहा है बिना दशमलव के, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से ऑप्शन दिया रहता है कि 7.5, 1.75, तो आप सभी को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ऐसे कंडीशन में क्या करना है। तो देखिए जब आपको एलसीएम निकालने बोला है तो एलसीएम मीन्स क्या, सबसे पहले जो वर्ड होता है वो लिस्ट, ठीक है, मीन्स कम से कम, ठीक है। क्या होता है, अगर इसका हम डेफिनेशन में देखें तो हमें वहाँ छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है जो सभी संख्याओं पे डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो छोटी से छोटी शब्द से याद रखेंगे कि जब भी दशमलव वाला क्वेश्चन आप सभी को पूछा जाएगा
तो जिस भी संख्या में सबसे कम दशमलव होगा, जिस भी संख्या में सबसे कम दशमलव होगा उसी को हमें लेना है। कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद जो संख्याओं की संख्या है, जिस संख्या में सबसे कम होगा, संख्या नहीं अंकों की संख्या है, ठीक है, क्या अंकों की संख्या, जिस भी संख्या में सबसे कम होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो देखिए, अगर मैं ये वाला चेक करती हूँ तो 0.175 है, मीन्स दशमलव के बाद 3 अंक दिया हुआ है, तो ये तो ज़्यादा हो गया। अब मैं अगर इन दोनों को चेक करूँ तो दोनों में ही दशमलव के बाद 1 अंक दिया हुआ है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। कम से कम, तो कम से कम ये दोनों में ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा दशमलव लगाएंगे जिसमें मीन्स जिससे क्या हो, केवल एक जो अंक है वो दशमलव के बाद हो। तो यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव, इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 17.5, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, लघुत्तम वर्ड से याद रखेंगे कि हमें दशमलव वाला अगर दिया रहता है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए, और जो जानते हैं वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ाने का आप सभी के पास ऑप्शन है, आप सभी को अगर नहीं सुनना है तो। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि क्या करना है। दशमलव वाला है तो जैसा आप सभी निकालते हैं एलसीएम वैसा ही निकालना है मेथड से। उसके बाद आपको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या दी हुई है जिसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक है, ठीक है, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं सबसे कम वाले में, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो आपका एलसीएम निकला है उसमें दशमलव लगा देना है उतनी ही संख्या के पहले, उतने ही अंकों के पहले, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा निम्न से विभाजित होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, आप सिर्फ अंकों को ले करके देखिए, ऐड कर करके आपको पता चल जाएगा। जैसा कि देखिए मैं स्टार्टिंग से लेती हूँ, सबसे पहला विषम संख्या 1 है, फिर 3 है, ठीक है, उसके बाद 5 है। तीनों को ऐड करती हूँ तो 1 और 3 को ऐड करूँगी तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली। अब आप सभी बोलेंगे कि 9 से भी तो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, चलो मान लेते हैं 9 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या लो वो डिवाइड होना चाहिए, ऐसा है। 3 क्रमागत आपको लेना है, ये नहीं बोला है कि यहाँ से स्टार्ट करना है, कहने का मतलब है कहीं से भी आप ले रहे हैं तो होना चाहिए। तो चलो ये दोनों तो कट गया, क्योंकि 9 तो 15 और 21 से डिवाइड होगा ही नहीं। अब आगे देखिए, आगे अब हम और लेकर चलते हैं, चलो ये 1 को छोड़ देते हैं, 3 5 उसके बाद 7 को लेते हैं, 3 ही लेना है क्योंकि, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। तो देखिए 15 9 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। आप सभी किसी भी 3 विषम संख्याओं को ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से आप सभी को सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये है अगला क्वेश्चन, एक कार चालक, नहीं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, ठीक है, यदि वह केवल 10% से बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए इसको मैं मैनुअली आप सभी को बता सकती हूँ, ठीक है। मैनुअली कहने का मतलब है लाइन टू लाइन, इसको एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे, इस प्रकार से, लेकिन वो आप सभी के लिए लेंथी हो सकता है और साथ ही आप सभी उसको सॉल्व करते हुए कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो मैं आप सभी को इसको रेशियो मेथड से बता रही हूँ। अगर आपको रेशियो मेथड समझ में नहीं आया तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम आप मैनुअली वाले मेथड से बता दीजिए, ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में वो भी बता दूंगी। लेकिन देखिए कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में तो हमारे पास टाइम उतना नहीं रहता है, तो उसको मैं मद्देनज़र रखते हुए आपको ये मेथड बता रही हूँ। और अगर आप सभी ने अभी तक रेशियो मेथड नहीं सीखा है तो भी कोई बात नहीं है, मैं इसमें अच्छे से बता दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है। अब ये देखिए वह किसके बराबर होगा, आप सभी ध्यान से देखेंगे, वह किसके बराबर होगा, जितनी हम खपत कर रहे हैं, ठीक है, क्या जितनी हम खपत कर रहे हैं और जिस वस्तु की खपत कर रहे हैं उसका मूल्य कितना है, ठीक है, इन दोनों का इंटू किसके बराबर होगा, वह के बराबर होगा। क्योंकि देखिए अगर आपको 2 किलो मान लो चावल लेना है, ठीक है, 2 किलो चावल लेना है तो वो आ गया खपत में, तो 2 किलो की खपत कर रहे हैं आप, उसका मूल्य कितना है, मान लेते हैं 20 रुपये है,
तो आपको कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा, 40 रुपये ही तो खर्च करना पड़ेगा ना। मीन्स खपत और मूल्य का जो गुना है वो किसके बराबर होता है, व्यय के बराबर होता है। क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, इसलिए मैं आपको इसको पहले ही बता दी हूँ। ठीक है, तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए और पेन कॉपी लेकर बैठा ही करिए, ताकि आप सभी साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आते जाएगा और आपको डबल भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पढ़ता भी है तो आप सभी जो है सेकंड्स में ही समझ जाएंगे कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो रेशियो मेथड में क्या करते हैं, कुछ नहीं, जैसे कि परसेंटेज मीन्स क्या होता है, 30% को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/100, 0 से 0 कैंसिल मीन्स 3/10। तो परसेंटेज मतलब एक में बता रही हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद मैं आप सभी को डायरेक्टली बताते जाऊँगी। तो इसको समझा दे रही हूँ किस प्रकार से रेशियो मेथड लगता है। तो इसमें हम जो नीचे वाला है इसको मानते हैं बेस, मतलब इसको ही हम मान लेते हैं कि ये पहला वाला है। जो भी, जैसे कि यहाँ पर मूल्य बोला है तो हम मान लेते हैं कि ये पहला वाला मूल्य है। ठीक है, रेशियो मेथड में जो नीचे वाला है उसको पहला वाला मूल्य मान लेते हैं, मीन्स जो बेसिक है वो। और ये जो ऊपर में दिया रहता है उसको मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर वृद्धि दिया है तो ये इसको वृद्धि मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वृद्धि। ठीक है, अगर कमी दिया रहता है तो कमी मान लेते हैं। जिस प्रकार जो ऊपर रहता है या तो वृद्धि दिया रहता है या फिर कमी रहता है। ठीक है, तो अब देखिए ये बेसिक था, पहले वाला था, और फिर ये जो ऊपर मिलता है वो या तो वृद्धि दिया तो वृद्धि, कमी दिया तो कमी। तो जो बाद वाला है वो हमें कैसे मिलेगा, ये पहले वाला है तो इसमें जो वृद्धि हुआ है उसको ऐड कर देंगे तो बाद वाला मिल जाएगा, एग्जैक्टली मिल जाएगा। मीन्स पहले जो चीनी का मूल्य था वो कितना था, 10 था। ध्यान से सुनेंगे, पहले जो चीनी यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, पहले जो चीनी का मूल्य था वो 10 रुपये था, उसमें वृद्धि कितने की हो गई, 3 रुपये की, तो अब वो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप सभी को रेशियो मेथड को यूज़ करना है। तो अब आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब मैं फटाफट इसको सॉल्व करते जाती हूँ। तो देखिए, पहले चीनी का मूल्य कितना था, 10 रुपये, अब कितना हो गया, 13 हो गया। उसी प्रकार से देखिए वह जो है वो कितना बढ़ा है, वह जो है वो 10% से बढ़ा है। 10% को अगर मैं परसेंटेज से किस में चेंज करती हूँ, फ्रैक्शन में, मीन्स इसको मैं परसेंट को नीचे लिख देती हूँ। सपोज करते हैं तो ये इस प्रकार से होगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल मीन्स 1/10 मिला। मीन्स ये 10 से कितना हो जाएगा, 1 को ऐड कर देंगे तो ये 11 हो गया। ये क्या हुआ, जो वह है वो हुआ है। हमारे पास क्या नहीं है फ्रेंड्स, हमारे पास खपत नहीं है। क्या नहीं है, खपत। और खपत में ही कितने परसेंटेज की कमी करना पड़ेगा ये हमें बताना है। तो मैं मान लेती हूँ कि खपत जो है वो x, पहले कितना था, x था और बाद में कितना है, y है। ध्यान से सुनेंगे, पहले कितना था, x था और बाद में कितना है, y, ये मान ली हूँ मैं। तो देखिए मैं आप सभी को क्या बताई हूँ, जो खपत है और जो मूल्य है उसका गुना किसके बराबर है, उसका गुना जो है वो व्यय के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये 10 है, देखिए ये 10 है, ये 13 हुआ था, क्या था, ये चीनी का मूल्य। ठीक है, उसके बाद मान लेती हूँ कि जो खपत है उसको यहाँ पर लिखेंगे अपन, x से y हो गया। वह कितना हुआ था, वह हुआ था 10 से 11, क्योंकि इसमें भी वृद्धि हुई है। तो इन दोनों का जो गुना है ये पहले वाला है। ठीक है, क्या है, ये पहले वाला है, जो पहले वाला मूल्य था और जो पहले वाला खपत था वो है। तो पहले वाला मूल्य और पहले वाले खपत का जो गुना है वो किसके बराबर होगा, जो पहला वाला वह है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख देती हूँ। देखिए ये 10 × x है। ठीक है, इसको मैं मिटा करके यहाँ पर लिखती हूँ सॉल्व करने के लिए, जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये 10 × x ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो इस 10 से ये 10 जो है कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। मीन्स पहले जो खपत था वो कितना था, 1 था। ये सब जो है वो रेशियो से में ही है। ठीक है, तो देखिए पहले जो खपत था वो कितना था, 1 था। अब उसके आगे देखिए उसी तरीके से इन दोनों का इंटू जो है वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर मुझे बाद में जो y होगा वो मिल जाएगा। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 13y। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 13y। ध्यान से देखेंगे आप सभी, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं आपको जो फॉर्मूला बताई थी सिर्फ उसमें पुट ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 13 है और ये कितना है, ये y है। तो ये बाद का मूल्य है चीनी का और ये बाद का क्या है, खपत है। तो बाद का मूल्य और बाद का खपत दोनों का इंटू जो है वो किसके बराबर होगा, बाद में जो वह हो गया है उसके बराबर होगा। तो मुझे बाद का खपत मिल जाएगा, मैं 13 को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा मुझे। मैं कुछ अलग कलर के पेन से लिख रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू, इसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू ये हो जाएगा, एक काम करती हूँ मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते भी है कि मैम कुछ अलग से कॉपी यूज़ कर लीजिए। देखिए मैं अलग से कॉपी क्यों यूज़ नहीं करती, मैं पहले ही रीज़न बता चुकी हूँ। क्वेश्चन आप सभी जो हैं इसको देखिए, क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि मैम क्या कर रही है। अब मैं ये क्वेश्चन पढ़ के हटा दी, कहीं कॉपी में ऐसे बता रही हूँ, है ना। और आपने देखिए आपको कोई एक काम करना पड़ेगा, या तो आप सभी जो है क्वेश्चन को देखते हुए मेरे साथ सॉल्व करें, या तो आप सभी को क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं क्वेश्चन अगर अलग से कॉपी में सॉल्व करूँगी तो आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए मैं फिर से लिख रही हूँ, ठीक है। हमको x की वैल्यू मिल चुकी थी 1 आ गया था, और यहाँ पर था 13y इज इक्वल टू 11, ठीक है, यही मिल रहा था। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, 11 डिवाइडेड बाय 13। तो इस प्रकार मिल गया मुझे ये पहले का खपत और ये बाद का खपत। तो अब तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रतिशत कमी जो निकालना है, ठीक है। तो कमी या वृद्धि निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले की वैल्यू और बाद की वैल्यू चाहिए होती है। फिर हम दोनों को घटाते हैं तो हमें कमी या फिर वृद्धि मिल जाती है, उसके बाद हम उसको परसेंट में चेंज कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए 1 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 13 जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 13। तो इस 13 में माइनस करूँगी 11 तो कितना मिल जाएगा मुझे, 2 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो मुझे कितने की कमी मिली है, 2 डिवाइडेड बाय 13। अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंट में चेंज करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 13 को। तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो परसेंट में चेंज करने का बहुत ही ईजी तरीका होता है, मैं आप सभी को बार बार समझा चुकी हूँ। कभी भी परसेंट में चेंज करना है तो जो कमी या फिर जो वृद्धि हुआ है उसको क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। यहाँ पर कितने की कमी हुई है, यहाँ पर कमी हुई है 2 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, 1 के रिस्पेक्ट में। पहले खपत यही था, ठीक है, पहले खपत क्या था, 1 था। तो जो पहले है उसको हम नीचे लिखते हैं, और जो भी वृद्धि या फिर कमी हुई है उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर कमी हुआ है तो उसको ऊपर लिख देंगे और क्रॉस करते हैं 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो इसको अब हम इधर से मिटा देते हैं ताकि आप सभी को समझने में इजीली हो। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये 2 और 100 का इंटू करेंगे तो 200 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 13। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, ठीक है। तो 13 एकम 13 करूँगी तो 20 में से अगर मैं 13 घटा दूँगी तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 हो गया, तो यहाँ पर एक ज़ीरो बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 0, तो 70 बचा हुआ है अभी, ठीक है। अब उसके आगे देखें, 70 को 13 से डिवाइड करना है तो 13 पंचे 65, कितना होता है, 13 पंचे 65। अब हमें इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूछिए क्यों। अगर आप सभी ऑप्शन को देख रहे होंगे तो आपको ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें क्या दिया हुआ है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो 15 है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी ऑप्शंस को देखते हुए सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट वगैरह में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कार चालक घने कोहरे में धीमी चाल से समान दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गतिमान व्यक्ति को पार करता है, ठीक है। पैदलगामी व्यक्ति उस कार को 6 मिनट तक देखता है, जिस समय तक वह कार 0.6 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। ध्यान से सुनेंगे, क्या बोला जा रहा है कि एक कार है, ठीक है, और एक व्यक्ति है, ये दोनों ही समान दिशा में है, ठीक है। व्यक्ति की जो चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर है और कार की चाल नहीं दिया हुआ है। बोला जा रहा है ये दोनों समान दिशा में है। जो पैदलगामी व्यक्ति है उस कार को 6 मिनट तक देखता है, तो जब वो 6 मिनट तक देख रहा होता है तो उस समय वो जो कार है वो 0.6 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो हमें बताना है कि जो कार की चाल है वो कितनी है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है मेनली ये है अपेक्षिक चाल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं कार की चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो अपेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, जब समान दिशा में होता है तो अपेक्षिक चाल निकालने के लिए घटा देते हैं, तो x - 3 क्या हो जाएगा, अपेक्षिक चाल हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए, अब आगे क्या दिया हुआ है, पैदलगामी व्यक्ति उस कार को 6 मिनट तक देखता है। ठीक है, कितने मिनट तक, 6 मिनट तक देखता है। तो 6 मिनट से इंटू कर देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि देखिए चाल इंटू समय इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी होता है। तो दूरी कितना दिया हुआ है, 0.6 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है, 0.6 किलोमीटर। बस आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखिए ये किस में है, ये मिनट में है, तो हम इसको क्या करेंगे, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएं, तो उनको मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। कुछ नहीं, देखिए मैं कुछ भी नहीं करी हूँ, चाल का फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ मैं, जिससे बच्चों को समझ में आए। चाल इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय होता है कि नहीं। तो अगर मुझे दूरी निकालना है तो मैं क्या करूँगी, समय को इधर ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो ये हो जाएगा चाल इंटू समय, और ये इज इक्वल टू दूरी। मीन्स दूरी इज इक्वल टू क्या होगा, चाल गुणित समय। तो इसी का मैं यूज़ करके वो इक्वेशन लिख रही थी। तो चलिए डायरेक्टली लिखती हूँ मैं। तो मैं कार की चाल को मान ली हूँ x। ठीक है, तो अपेक्षिक चाल हो जाएगा x-3, क्योंकि जब समान दिशा में रहते हैं तो क्या होता है, अपेक्षिक चाल जो है वो घट जाता है। मीन्स अपेक्षिक चाल निकालने के लिए हम दोनों के चालों को घटा देते हैं। अब समय कितना दिया हुआ है, 6 मिनट दिया हुआ है। तो चाल इंटू समय इज इक्वल टू दूरी। दूरी कितना दिया हुआ है, 0.6 किलोमीटर। देखिए क्या लिखे थे, x-3 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 0.6 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जब वो व्यक्ति 6 मिनट तक देख रहा था। ठीक है, मीन्स 6 मिनट तक देखने में जो ये समय है, इसी समय में ही 0.6 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। किसके द्वारा तय की गई है, जो कार चालक है उसके द्वारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे आगे, इस इक्वेशन में एक ही चीज़ की गड़बड़ी है क्या, कि ये जो समय दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिनट में। तो इसको हम घंटा में चेंज करेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी हो गया है, क्योंकि आपको सिर्फ इक्वेशन निकालने तक, क्वेश्चन को समझने तक ही थोड़ा सा रहता है कि कैसे निकाले, क्या करें। बाकी इक्वेशन तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं 2 बार बता दी हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसको कैसे लिखी हूँ। ठीक है, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, अब इस 10 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो 0.6 से अगर 10 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। क्या हो जाएगा, मीन्स ये पॉइंट हट जाएगा और ये हो जाएगा 6 ओनली। ठीक है, तब देखिए ये है x-3 इज इक्वल टू 6। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगी, तो ये इधर माइनस हो तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो मुझे कितनी मिल जाएगी वैल्यू, मुझे मिल जाएगा 9। कितना मिल जाएगा, 9। तो x इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, 9 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे ही आप सभी को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। ठीक है, ये तो डायरेक्टली फार्मूला में रखने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको भी, और जो नहीं है उनको तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगेगा। देखें, चक्रवृद्धि ब्याज हमें इसमें निकालना है। क्या दिया हुआ है, 2800 के मूलधन पर, कितना, 2800 रुपये के मूलधन पर 2 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का। तो पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल लेते हैं। उसका फार्मूला होता है पी। ए जो होता है वो मिश्र धन को ए से शो करते हैं, इज इक्वल टू पी। पी जो है वो मूलधन है, 1 + r डिवाइडेड बाय 100 के पावर में n होता है, जहाँ r जो है वो दर है, n जो है वो समय है। ठीक है, अब हम इसमें रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2800, पी की जगह में ये 1 + r में है 12, यहाँ पर 100, और ये ऊपर हो जाएगा n कितना दिया हुआ है, 2। कितना दिया हुआ है, 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 × 12, 4 × 25 100। ठीक है, अब हम इसको अंदर में फिर से सॉल्व करेंगे, तो 25 यहाँ पर इंटू होगा, तो ये 25 हो जाएगा +3। तो 25 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 28 डिवाइडेड बाय 25। इतना तो आप सभी को सॉल्व करना आता ही होगा, ये मैं लेकर चल रही हूँ। ठीक है, तो 28 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा, और ये होगी, इस किस में है, ये स्क्वायर में है। अभी किस में है, स्क्वायर में। तो ये है स्क्वायर, और यहाँ पर है 2800। तो जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, है ना, तो सबसे पहले तो हमें ये जो स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो मैं आपको लास्ट टाइम जो वीडियोस
सॉल्व करवाई थी, तो उसमें भी बता चुकी हूँ कि जो भी बच्चे मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं ना, मैथ्स वाले एग्ज़ाम की, तो वो कम से कम 30 तक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी 40 तक भी कर सकते हैं, लेकिन 30 तक आप सभी को जो वर्ग है उसका जो मान है वो याद होना चाहिए, तभी आप सभी जो है इजीली और फास्ट तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो ये जो 28 है उसका वर्ग कितना होता है, तो 28 का वर्ग होता है 784। कितना होता है, 784, और 25 का होता है 625। तो ये आ जाएगा 2800 गुणित 784 बटा 625। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसको डिवाइड करना है, इंटू करना है, यही थोड़ा सा आप सभी के लिए लेंदी है ना। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 25 हम कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करते हैं तो 25 से कम 25 करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, 25 से कम 25 कर देंगे तो देखिए कितना बच जाएगा यहाँ पर। 28 में 25 घटाऊंगी तो 3 बचेगा, और 3 के बाद डबल ज़ीरो है तो यहाँ पर हम 2 को लेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 फिर से, तो 25 से कम फिर से 25 करूँगी मैं, तो 30 में 25 घटाऊँगी तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो अब देखिए कितना बच जाएगा, 50। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, तो 112। कुछ बच्चे जो है लास्ट टाइम की वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि मैम आपने जो डिवाइड वगैरह किया था वो हमें समझ में नहीं आया था करके, तो इसको मैं मैनुअली करके भी दिखा देती हूँ, जो बच्चे जो है वो नहीं समझेंगे उनके लिए। तो आप सभी जो यहाँ तक समझ गए होंगे, इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैनुअली करके दिखा देती हूँ मैं। देखिए ये है 2800, जो बच्चे नहीं समझ रहे उनके लिए है। ठीक है, जो समझ गए हैं वो आगे जा सकते हैं इसको स्किप करके। तो ये 25 है, तो देखिए 25 से कम 25 करेंगे तो यहाँ पर 28 में मैं 25 घटाऊँगी तो यहाँ पर 3 बचे जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। देखिए ये है 2800, यहाँ पर 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 25, तो ये 3 हो जाएगा, 1 0 नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1, फिर 25 से कम 25 करूँगी तो ये 5 बच जाएगा, फिर 1 0 यहाँ पर बचा है वो नीचे आएगा। ठीक है, फिर 25 दूनी 50। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। तो अगर आप सभी को समझ में नहीं आता है, मैं कुछ भी डिवाइड करती हूँ फटाफट, तो आप सभी जो मैनुअली करके देख लिया कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस प्रकार से डिवाइड कर रही हूँ। और आप सभी को एग्ज़ाम में मैं जैसे डिवाइड करती हूँ वैसा ही करना है, इसलिए आप सभी अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए। जो बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम थोड़ा सा डिवाइड किए थे वो समझ में नहीं आया करके, तो उनको मैं बता रही हूँ। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या आया हुआ है, 112 गुनी 784 है और नीचे में है 25। ठीक है, अब हम इनको इंटू करेंगे तो देखिए 112 और 784 का जब हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए आप सभी इसको करके देखेंगे, है ना। मैनुअली मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ, क्योंकि इसको मैं एक एक को अगर गुना कर करके दिखाऊंगी तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये जब इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 87808। ठीक है, और नीचे में है 25। कितना आया है ध्यान में रख लेंगे, थोड़ा सा इसको इंटू करके देखेंगे वो आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो 87808 आएगा, नीचे में 25 है। और जब 25 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, देखिए अभी कितना आया है, इन दोनों को इंटू करने से आया है, अभी 25 बचा हुआ है। तब हम इसको सॉल्व करेंगे, 87808 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3512.32। ठीक है, इसको भी आप सभी मैनुअली करके देखेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ 3512.32, क्योंकि कई बच्चे जो हैं, ठीक है, वो इसको कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप सभी जो इसको करके देखिएगा तभी आप सभी को समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ बताऊँगी तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको आप सभी को मैनुअली करके बता दूँगी। क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड करना है और सिर्फ गुना ही करना है, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रही हूँ। तो इतना आ गया, ये मिल गया हमको मिश्र धन, एक ही वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है, हमको क्या निकालना था, अपने को निकालना था जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो, और चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल गया है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन मीन्स क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन मीन्स इसमें मूलधन एडेड है और चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें से मूलधन को मैं घटा दूंगी तो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2800 को घटा देंगे, यही था मूलधन अपना। तो चलिए घटा देते हैं इसको। तो जब 2800 को घटाएंगे तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 0, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ नहीं है मतलब 0 0। ठीक है, तो देखिए आप सभी जो है अगर इसको घटाएंगे भी नहीं तब भी आप इसका आंसर समझ सकते हैं। देखिए ऑप्शन, देखिए मैं आपको डायरेक्टली ऑप्शन दिखाती हूँ।
ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पॉइंट के बाद 32 है, और आपने अभी जो सॉल्व किया था उसमें भी 3512.32 है, ठीक है। और यहाँ पर 2800 है और पॉइंट के बाद 00 मीन्स पॉइंट के बाद 32 ही आएगा, तो ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है अगला क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिसको मैं अगले वीडियोस में सॉल्व करवा दूंगी। अब देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि क्रय मूल्य का 20% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x है और विक्रय मूल्य y है। ध्यान से सुनेंगे, क्रय मूल्य x है और विक्रय मूल्य y, तो x का 20% इज इक्वल टू y का 30% के बराबर है, यही बोला जा रहा है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना मिला मुझे 2x इज इक्वल टू 3y। कितना मिला है 2x इज इक्वल टू 3y। तो अब देखिए मैं किसी एक को चेंज कर लेती हूँ दूसरे में, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, यहाँ से इस 2 को ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 3/2y। कितना हो जाएगा 3/2y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 3y/2। अब कुछ भी नहीं करना है, हमें पता है, क्या पता है कि जो हानि है वो किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मैं मान रही हूँ y, और सॉल्व करने पर क्या मिला मुझे, क्रय मूल्य इज इक्वल टू मिला है 3/2y। तो अब चलिए ये निकाल लेते हैं। तो 3y/2 माइनस y, ठीक है। अब ये 2 इधर जाएगा, 2y हो जाएगा, तो 3y माइनस 2y/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा y/2। क्या मिलेगा y/2। तो यही मेरा हानि है, क्या है, यही मेरा हानि है, ठीक है। अब आगे चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं फिर से दिखा देती हूँ। x इज इक्वल टू क्या मिला था मुझे 3y/2 मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं y मानी थी किसको, विक्रय मूल्य को, तो हानि किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 3y/2 है, और ये माइनस y हो गया, ठीक है। क्या हो गया, माइनस y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 2 जो है वहाँ पे चला जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा। तो 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा, y /2। तो मुझे कितना मिल गया, y/2 मिल गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये क्या मिला है मुझे, हानि मिला है, हानि, ठीक है। और हानि को परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हानि को परसेंट में चेंज करने के लिए जो क्रय मूल्य है उससे डिवाइड करते हैं और 100 से इंटू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रही हूँ, जिससे यहीं पर सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हानि मिला है वो कितना है, y/2 है। जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना मिला है, 3y/2 है, और ये क्रॉस 100, ये क्या हो गया परसेंटेज में, अब ये चेंज होगा। तो आप सभी देख रहे हैं ऊपर में भी y/2 है, नीचे में भी y/2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 100/3। और 100/3 क्या होता है 33.33, ठीक है। ये चलते जाता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। आप सभी सॉल्व करके भी देख सकते हैं। देखिए 100/3, 3 3 9, फिर से 10 होगा, 3 3 9, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 3 9, 3 3 9, ऐसे चलते जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो इसी प्रकार से आप सभी को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट आया हो तो भी बेशक कमेंट करिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट ज़रूर करिएगा, मीन्स शेयर ज़रूर करिएगा, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।